पहली हमारी प्रॉब्लम है फ्रॉम दी जीएसटी। तो भी हमें जीएसटी सोल्व करना है, तो हमें सोल्व करना है भी फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ द बिल इंक्लूडिंग जीएसटी। अब यहाँ पर उसने कुछ भी इंट्रास्ट रेट या फिर इंटरेस्ट रेट के बारे में हमें नहीं बताया है, तो हम टोटल जीएसटी ही सोल्व करेंगे। एक बात आप लोगों ने ध्यान रखनी है कि जीएसटी ऑलवेज सेलिंग प्राइस पर अप्लाई होता है। तो जो भी मार्क्ड प्राइस दिया हुआ है हमें, तो हमें मार्क्ड प्राइस में से पहले डिस्काउंट को कर देना है माइनस, तो हमें डिस्काउंटेड वैल्यूज़ मिल जाएंगी। डिस्काउंटेड वैल्यूज़ के ऊपर हमें रेट ऑफ जीएसटी अप्लाई करके जीएसटी को सोल्व आउट करना है। तो कुछ इस तरह से आप इसे सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहला था भी ड्राई फ्रूट, जिस पर के 100 रुपीज़ का डिस्काउंट था, तो हमने मार्क्ड प्राइस में से 100 कर दिया माइनस, तो हमें 1100 मिल गई भी इसकी डिस्काउंटेड वैल्यूज़। इसी के ऊपर हम जीएसटी अप्लाई करेंगे। सेकंड था भी यहाँ पर व्हीट फ्लोर जो कि 286 का था, उस पर डिस्काउंट था भी 0, तो हमने उसकी डिस्काउंटेड वैल्यू भी सेम ही रख ली। थर्ड था भी हमारे पास बेकरी प्रोडक्ट जो कि 500 था और उस पर 10% डिस्काउंट था। इसका मतलब उसकी डिस्काउंटेड वैल्यू क्या आ जाएगी भी, रिमेनिंग 90% ऑफ द मार्क्ड प्राइस। ठीक है, सो 90% ऑफ द 500 हमने सोल्व कर दिया। 90/100 इंटू 500 किया तो हमारे पास 450 रुपीज़ उसका ये डिस्काउंटेड वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है। अब इन सभी का हमें जीएसटी सोल्व आउट करना है। तो जीएसटी सिंपल है भी, डिस्काउंटेड वैल्यू को रेट के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो 12% था भी इस पर जीएसटी, तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया विद 1100/100, 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी तो 132। दूसरे का जीएसटी का रेट था भी 5%। अगर सभी का डिफरेंट रेट दिया है तो आपको सभी का जीएसटी यहाँ पर सेपरेटली सोल्व करना होगा। तो इसको भी ऐसे ही आप लोगों ने डिस्काउंटेड वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जीएसटी आ गया। थर्ड के लिए भी सिमिलरली हमने जीएसटी सोल्व कर लिया। अब सभी जीएसटी के आंसर्स को हमने प्लस कर लिया, तो भी ऐड करके टोटल जीएसटी आ गया हमारा 200.30। और टोटल आप लोगों ने भी डिस्काउंटेड वैल्यूज़ को भी प्लस करना है, यानी कि ये आपका टोटल सेलिंग प्राइस है। ठीक है, इसके बीच आपने बाद में जीएसटी को भी, इन दोनों को हमने यहाँ पर कर देना है प्लस। तो प्लस करके हमारे पास टोटल अमाउंट ऑफ द बिल आ जाएगा। तो सिंपल है भी, टोटल सेलिंग प्राइस या फिर टोटल डिस्काउंटेड वैल्यूज़ जो भी आपकी आएंगी, और उसमें आपने टोटल जो आपका जीएसटी बनता है उसको कर देना है प्लस, तो आपके पास भी टोटल अमाउंट ऑफ द बिल जनरेट हो जाएगा। ठीक है भी, तो ऐसे आप लोग जीएसटी की सिंपल क्वेश्चंस को सोल्व आउट कर सकते हैं। इसके बाद है भी हमारे पास फ्रॉम द बैंकिंग चैप्टर, तो जिसमें के भी आपको आरडी अकाउंट के ऊपर प्रॉब्लम्स दी जाती हैं। तो स्टेटमेंट क्या है भी, सलमान डिपॉजिट 1000 रुपीज़ एवरी मंथ। तो सलमान ने भी 1000 रुपीज़ हर महीने जमा करवाए हैं, ये आपकी पी की वैल्यू हो गई भी। ठीक है, और इन रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर द 2 ईयर, तो 2 ईयर से भी हमें मिल जाएगी स्मॉल एन की वैल्यू। ही रिसीव 26,000 ऑन मैच्योरिटी, सो दिस इज़ अवर मैच्योरिटी वैल्यू। ठीक है, ये हमें 3 चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। सबसे पहले हमने टोटल इंटरेस्ट निकालना है, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट को सोल्व आउट करना है। ठीक है, तो सिंपल है अभी हमारे पास पी था भी 1000, एन था भी 2 ईयर को हमने चेंज कर लिया इन मंथ्स, और आर हमने एज्यूम कर लिया भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब देखो मैच्योरिटी वैल्यू का बेसिक फार्मूला क्या होता है, पी इंटू एन प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, तो हमने P की वैल्यू लगाई, N की वैल्यू लगाई, इधर हमने मैच्योरिटी वैल्यू लगाई, तो ये बन गया हमारा 24,000। ये उस तरफ गया और जाकर माइनस हुआ, तो I की वैल्यू आ गई भी 2000। ठीक है, अब देखो इंटरेस्ट हमारा आ चुका है 2000 उसने पे किया है। अब इंटरेस्ट का जो मेन फॉर्मूला होता है वो हमें अप्लाई करना है, क्योंकि हमें R को सोल्व आउट करना है। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अभी P इंटू स्मॉल एन प्लस एन, स्मॉल एन इंटू एन प्लस 1/2 इंटू R/100 इंटू 1/12। तो ये आपने रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में इंटरेस्ट का फॉर्मूला याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक ही फार्मूला है अभी इस पूरे चैप्टर में, तो आपको उसी के ऊपर ही सम हमेशा आ जाता है। तो इसमें आप लोगों ने वैल्यूज़ लगा देनी है, पी की वैल्यू, और बाद में भी यहाँ पर हमने सभी वैल्यूज़ को यूज़ कर लिया, तो टोटल हमारे पास ये वैल्यू बन चुकी है। अब यहाँ से आर को आपने सिंपली सोल्व आउट कर लेना है। ये दोनों ज़ीरो इसके साथ सोल्व आउट कर यहाँ से हो जाएंगी, 12 को इसके साथ एक कैंसिल कर देंगे, 2 इसके साथ कैंसिल हो गया, तो बचा भी यहाँ से 25 और एक ज़ीरो बची है, सो 250 इंटू आर बच चुका है।
अब आई का ये भी आंसर है अभी 250 इंटू आर, और आई का ये भी आंसर था अभी 2000, दोनों को हम आपस में इक्वेट कर देंगे। तो इक्वेट करेंगे तो हमारे पास भी आर का आंसर आ जाएगा 2000 बाई 250, दैट इज़ 8 आंसर आ जाएगा आर की वैल्यू, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया अभी हमारा 8%। ठीक है भाई, तो ऐसे आप लोग इसको ईजिली सोल्व आउट कर सकते हैं। सो आगे चलते हैं। अभी थर्ड प्रॉब्लम है हमारी फ्रॉम द चैप्टर शेयर्स एंड डिविडेंड। तो आपके भी हर क्वेश्चन में सभी फॉर्मूलाज हो रहे हैं साथ साथ में, तो कोशिश करो कि फॉर्मूलाज को सेपरेटली आप लोगों ने एक पेज के ऊपर, एक शीट के ऊपर नोट करते जाओ। हर चैप्टर में आपको मैं फॉर्मूला बताता रहूँगा, जो भी इम्पोर्टेंट है वो आपने साथ में ही नोट डाउन ज़रूर कर लेना है। ठीक है, सिर्फ पीडीएफ के सहारे या सिर्फ आप लोग मोबाइल के सहारे मत बैठो, खुद कुछ ना कुछ ज़रूर करो भी। मैथ्स तो फिर ही आएगा जब आप इसको खुद कॉपी के ऊपर सोल्व करेंगे, तो ही आपको अच्छे से सभी प्रॉब्लम्स अंडरस्टैंड होंगी। अब है कि ए मैन अबाउट 200 रुपीज़ शेयर्स, तो जब ऐसा हमें बताया जाता है कि 200 रुपीज़ शेयर्स हैं, यानी कि ये उनकी एनवी है। ठीक है, नॉर्मल अपनी नॉमिनल वैल्यू या फिर हम इसे फेस वैल्यू भी बोल देते हैं, ऑफ ए कंपनी एट द 25% प्रीमियम इफ़ ही रिसीव्ड रिटर्न परसेंट ऑफ द 5 ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, फाइंड द मार्केट वैल्यू। हमें सबसे पहले भी मार्केट वैल्यू निकालनी है। अब देखो 200 रुपीज़ वाले शेयर उसने 25% प्रीमियम, यानी कि जब उनका रेट 25% इंक्रीज़ हुआ था तब उसने ख़रीदे हैं। तो सबसे पहले हम लोग मार्केट वैल्यू इसी से ही सोल्व आउट कर लेते हैं। सो भी सबसे पहले है मार्केट वैल्यू का फार्मूला कि मार्केट वैल्यू इज इक्वल्स टू दी नॉमिनल वैल्यू प्लस प्रीमियम। अगर डिस्काउंट होता तो हम यहाँ पर करते माइनस करते कि नॉमिनल वैल्यू माइनस डिस्काउंट, तो ये आपका एक फार्मूला बन गया। अब प्रीमियम का हमें रेट बताया गया है, तो वो आ गया अभी 25%। ये हमेशा नॉमिनल वैल्यू के ऊपर अप्लाई होगा। सो 25% ऑफ दी नॉमिनल वैल्यू हमारी 200 है, हमने 200 यूज़ कर लिया। अब इसको सोल्व आउट करेंगे तो ये बच गया अभी 2 इंटू 25 दैट इज़ दी 50, तो ये हमारी आ गई भी मार्केट वैल्यू 250। क्लियर है अभी, तो मार्केट वैल्यू आ चुकी है। फिर हमारे पास था भी रिटर्न परसेंट। ठीक है, कितना था अभी 5% है रिटर्न परसेंटेज। इसका फार्मूला होता है अभी रिटर्न परसेंटेज इनटू मार्केट वैल्यू इज इक्वल्स टू दी डिविडेंड परसेंट इनटू दी नॉमिनल वैल्यू। ठीक है, डिविडेंड जो होता है अभी वो हमें नॉमिनल वैल्यू के ऊपर मिलता है, और जो रिटर्न परसेंट होता है अभी वो हम मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग सोल्व कर लेते हैं। तो रिटर्न परसेंटेज को हमने पी एज्यूम कर लिया, सो पी बाई 100 इंटू एम वी इज इक्वल टू आर बाई 100 इंटू दैट इज़ दी ए एन वी। तो 100 के साथ भी 100 यहीं से सोल्व आउट कर दो। तो हमने आर सोल्व करना है, रेट ऑफ द डिविडेंड हमें दिया नहीं हुआ, हमें प्रॉफिट परसेंटेज दी गई है, रिटर्न परसेंटेज हमें दी गई है। तो आर का फार्मूला ये बन जाएगा। सभी के आंसर पुट करेंगे, पी की वैल्यू, मार्केट वैल्यू और एन वी, तो यहाँ से हमारा ईजिली सोल्व आउट होकर ये बच जाएगा 6.25% पर एन्यूम। ठीक है, तो ये हमें डिविडेंड का रेट भी मिल चुका है। अभी थर्ड पार्ट में क्या है कि हमें डिविडेंड दिया गया था कि हमारे पास टोटल 1000 रुपीज़ का डिविडेंड आ रहा है। हमने नंबर ऑफ़ शेयर्स को सोल्व आउट करना है कि हमने कितने शेयर्स बाई किए थे। तो इसका फार्मूला होता है अभी डिविडेंड इज इक्वल्स टू दी नंबर ऑफ़ शेयर्स इंटू आर परसेंट इंटू एन वी। तो हमारे पास सब कुछ है। डिविडेंड की वैल्यू हमने लगाई 1000, नंबर ऑफ़ शेयर हमने सोल्व करने हैं, आर परसेंटेज हमने अभी अभी ऊपर सोल्व की है 6.25 ओवर दी 100 इंटू द 200 इज़ दी नॉमिनल वैल्यू। तो इन सभी को सोल्व आउट करेंगे। ये 6.25 और 2 जो है ये दोनों दूसरी तरफ जाएंगे डिवाइड में, तो ये आ गया अभी हमारा 1000 बाई 6.25 इंटू 2। तो यहाँ से इनको सोल्व करके हमारे पास 80 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपके भी एक ही सम में शेयर एंड डिविडेंड के ऑलमोस्ट सभी फॉर्मूले हो चुके हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट भी यही फार्मूला है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू एन इंटू आर परसेंटेज इंटू दी नॉमिनल वैल्यू। बाकी इसके एक दो और फार्मूले हैं, वो आपको जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स दी जाएंगी वहाँ पर आपके यूज़ हो जाएंगे और आपको वो भी याद हो जाएंगे। क्लियर है अभी? ठीक है, तो सिंपल था अभी ये भी क्वेश्चन, साथ साथ में भी सोल्व ज़रूर करो। तो सोल्व करोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए भी। आगे अभी हमारा लीनियर इनइक्वालिटीज़ में से ऐसे क्वेश्चंस ज़्यादातर एग्जाम में आते हैं कि सोल्व द इन इक्वेशन, राइट द सोल्यूशन सेट एंड रिप्रेजेंट इट ऑन द रियल नंबर लाइन। हमें दो भी यहाँ पर इन इक्वेशंस दी गई हैं। ठीक है, ये दो इन इक्वेशंस हैं।
तो इनको हमने सोल्व आउट करना है। तो हम क्या करते हैं, इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक करके दोनों को सेपरेटली सोल्व करते हैं। तो भी ये थी हमारी मेन इक्वेशन। तो हमने पहले इस पार्ट को सोल्व आउट करना है, तो इसको हमने भी यहाँ पर सेपरेट रख लिया। अब देखो इसके डिवाइड में है, दैट इज़ दी ए 3। तो हम लोग क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय ए 3 कर देंगे। पॉजिटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो तो इनइक्वालिटी सेम रहती है, नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई हो तो इनइक्वालिटी हमें चेंज करनी पड़ती है। तो इसको किया, पहले इस साइड को पूरा ए 3 के साथ मल्टीप्लाई, यहाँ पर x को a3 के साथ मल्टीप्लाई और इस पूरी टर्म को a3 के साथ मल्टीप्लाई। यहाँ से 3 के साथ 3 कैंसिल हुआ, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। यहाँ पर था भी यहाँ पर था भी हमारे पास 3x और यहाँ से था भी -x, ये दोनों सोल्व होकर क्या बच गया 2x और ये था भी हमारा +1। अब ये इस तरफ आएगा 6x, तो यहाँ पर इसका साइन है माइनस, उस तरफ जाकर प्लस हो जाएगा, ये 1 जाएगा अभी उस तरफ, तो ये 9 में से जाकर माइनस हो जाएगा 8। तो अब इसको 8 के साथ डिवाइड की जाएगी, तो ये आ गया अभी हमारा x इज़ लेस देन इक्वल टू 1, यहाँ पर हमारा मेन आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब सिमिलरली हम इसका सेकंड पार्ट भी ऐसे ही सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को आपस में यूज़ करेंगे। ठीक है, अब इसमें भी सिमिलरली आपने क्या देखना है, जो भी टर्म्स डिवाइड में रहती हैं, यहाँ पर है भी a3 और यहाँ पर है भी दैट इज़ दी a5। तो हम 3 और 5 का भी यहाँ पर एलसीएम सोल्व कर लेंगे, दैट इज़ दी 15 सिंपली। तो 15 के साथ भी हमने पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि डिवाइड में से सभी टर्म्स हमारी सोल्व आउट हो जाएं। ठीक है भी, तो 15 के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई किया, ये यहाँ से कैंसिल हो गया और ये यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली ये वाली टर्म्स बचेंगी। तो x वाली टर्म्स को भी यहाँ पर सोल्व करेंगे, 10x यहाँ से बचा +5 इज़ ग्रेटर दैन 6x। अब 6x इस तरफ आएगी और 5 उस तरफ जाएगा, तो ये बचा अभी 4x ग्रेटर दैन -5। अब 4 के साथ डिवाइड किया तो x ग्रेटर दैन -5/4। अब इसको ध्यान से रीड आउट करें कि x इज़ ग्रेटर दैन -5/4 एंड x इज़ लेस देन इक्वल टू 1। तो इन दोनों को ज्वाइन करने पर आंसर क्या बन गया, अभी x जो है वो -5/4 से ग्रेटर देन है और लेस देन इक्वल टू है 1 के साथ। अब इसको जब आपने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो -5/4 जो है भी उसके साथ इक्वालिटी का साइन नहीं है, तो यहाँ पर बनाएंगे भी ऐसे कुछ भी मतलब एम्प्टी सर्कल। ठीक है, जहाँ पर भी -5.4 है और +1 पर हम लोग सर्कल को अंदर से डार्क कर देते हैं, तो ये हो गया अभी हमारा +1। जहाँ पर इक्वल टू का साइन है वहाँ पर डार्क सर्कल बनाना है, जहाँ पर इक्वल टू का साइन ना हो वहाँ पर ओनली आपने एक यहाँ पर एम्प्टी सर्कल बना देना है। ठीक है, और यहाँ पर कहीं पर हमारी 0 की वैल्यू होगी। ठीक है, यहाँ पर कहीं पर वो भी आप लोग शो कर सकते हैं, ना भी शो करेंगे तो भी सही है। तो ऐसे आप लोग इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है अभी? तो ऐसे आपने 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पूरी इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर देना है। तो इसकी प्रैक्टिस भी ज़रूर करो, प्रैक्टिस ही आपको बेहतर बनाएगी, उसी के साथ ही आपका एग्ज़ाम क्लियर होने वाला है। सोल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये आपकी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। गिव योर आंसर करेक्ट टू दी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हमें आंसर निकालने हैं। और अब देखो भी ये जो प्रॉब्लम है भी ये हमने एग्ज़ाम में से ही उठाई है, तो वहाँ पर आपको साथ में दिया गया है कि यूज़ दी मैथमेटिकल टेबल्स फॉर दिस क्वेश्चन। तो मतलब आपने जो स्क्वायर रूट वगैरह सोल्व करने हैं उसके लिए आपको मैथमेटिकल टेबल दिया जाएगा। बाकी आपने स्क्वायर रूट सोल्व करने सीखने भी ज़रूर है कि अगर टेबल ना दिया हो तो हमें क्या करना है, आपको खुद को भी सोल्व करना आता होना चाहिए स्क्वायर रूट। ठीक है, जो आपने पॉइंट्स में निकालना होता है। अब इसमें तो सिंपली है भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, तो इसको हम लोग कंपेयर करेंगे हमारी जनरल फॉर्म के साथ ax² + bx + c। तो a की वैल्यू होगी हमारी 2, b की वैल्यू होगी हमारी -5 और c की वैल्यू होगी हमारी -4। ठीक है, तो a हो गया 2, b -5 और c हो गया -4। अब फॉर्मूला क्या होता है अभी, x इज़ इक्वल्स टू दी क्वाड्रेटिक फार्मूला -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट में b² - 4ac। इस b² - 4ac को ही हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग नेचर ऑफ रूट्स वगैरह को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें सभी आंसर्स को यूज़ करेंगे, b की वैल्यू, a की वैल्यू, c की वैल्यू, यहाँ से माइनस माइनस हो जाएगा अभी हमारा प्लस, और 5 का स्क्वायर ये बन गया, और ये बन गया अभी हमारा 57 का स्क्वायर रूट।
अब यहाँ से आगे दो ऑप्शन है कि अगर आपको मैथमेटिकल टेबल्स दिए जाएं तो आप वहाँ से 57 का स्क्वायर रूट देखकर आंसर यूज़ कर लें, सिंपल है। अगर ना दिए जाएं तो आपको 57 का स्क्वायर रूट सोल्व करना होगा पॉइंट्स में। अब देखो उसने कहा था अभी अप टू दी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो हम लोग एक ज़्यादा के लिए सोल्व करते हैं, यानी कि अप टू दी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसलिए इसने जो पॉइंट वाली वैल्यू यहाँ पर लगाई है 7.549। सिग्निफिकेंट फिगर्स में भी डेसिमल से पहले वाला डिजिट भी साथ में ही काउंट होगा, 1 2 3 4। हमने 4 तक वैल्यूज़ ली हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमने यूज़ की हैं। अब इसको एक बार करेंगे प्लस, एक बार करेंगे माइनस, तो एक बार होगा भी हमारा 5 + 7.549/4, इसको डिवाइड करके भी हमारा ये आंसर बनेगा, ठीक है। और एक बार हम लोग यहाँ पर करेंगे भी 5 - 7.549/4, उसको सोल्व करके ये आंसर बनेगा। अब उसने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स का है तो आप इसको राउंड ऑफ करके भी शो कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा अभी 3.14, ठीक है। तो ऐसे आप लोग इसको चेंज करके भी शो कर सकते हैं। इसमें तो ऑलरेडी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, क्योंकि इससे पहले तो 0 आ चुकी है, वो हम बीच में नहीं काउंट करते। क्लियर है अभी? तो इसका फॉर्मूला याद रखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सबसे इजी पार्ट होता है अभी ये। अगर आपने 1-2 इसके साथ के भी क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं तो ये आपसे ईजिली सोल्व आउट हो जाएगा, ठीक है भी। तो आगे चलते हैं। दिस इज़ आल्सो फ्रॉम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट हमें पहले बनानी होगी इक्वेशन। स्टेटमेंट क्या है कि ए मैन कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ द 100 किलोमीटर ट्रैवलिंग विद द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ एक्स, ठीक है। एक्स स्पीड के साथ जा रहा है, डिस्टेंस उसने 100 किलोमीटर करनी है कवर। अगर उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा हो जाए, मतलब वो स्पीड अपनी 5 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर ले, देन ही वुड हैव टेकन 1 आवर लेस, तो उसका भी टाइम जो है शॉर्ट हो जाएगा, वो तो है ही। अगर हम ज़्यादा स्पीड से जाएंगे तो टाइम उसका 1 आवर लेस हो जाएगा। तो हमें उसकी स्पीड निकालनी है कि वो कितनी स्पीड थी भी उसकी स्टार्टिंग में जिसके साथ वो मूव आउट कर रहा था। क्लियर है अभी? तो सिंपल है। तो हम डिस्टेंस तो बोथ केसेस में सेम है अभी, 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर। स्पीड एक साइड पर है अभी हमारी, दैट इज़ x किलोमीटर पर आवर, दूसरी साइड पर हमने जो बाद वाला केस था x + 5 अज्यूम कर ली। अब बेसिक फार्मूला स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस हमने यूज़ की भी 100 और हमारा टाइम है t1। अब हम लोग t1 को उस तरफ लेकर जाएंगे और x को नीचे ले आएंगे t1 की जगह पर, तो t1 बिकम्स भी 100/x। सिमिलरली दूसरे केस में जब उसने 5 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज़ कर ली थी स्पीड, उसमें भी हम लोग सेम करेंगे और सेम फार्मूला आ जाएगा भी डिस्टेंस बाय स्पीड, दैट इज़ द x + 5। अब उसने खुद बताया है कि जो सेकंड केस है अभी, जब हमने ज़्यादा स्पीड की है तो टाइम हमारा 1 आवर लेस हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पर इक्वेशन क्या बनाएंगे भी, t1 - t2 इज इक्वल्स टू दी 1 आवर, ठीक है। t1 और t2 के आंसर पुट करेंगे। सो भी फिर इन दोनों का भी यहाँ पर LCM लिया जाएगा और LCM होकर यहाँ से इसको इसके साथ मल्टीप्लाई और x को इधर मल्टीप्लाई, तो ये हमारी सिंपल कैलकुलेशन है। ब्रैकेट ओपन करेंगे, 100x के साथ 100x हमारा माइनस हो जाएगा। नीचे भी हमने ब्रैकेट ओपन कर ली, अब इसको इस तरफ ले जाएंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी सिंपली, और 500 दूसरी तरफ जाएगा और ये हमारा सिंपली इक्वेशन बन गया x² + 5x - 500। इसके पहले अपने रूट बनाने की ही कोशिश करनी है, तो इसके रूट क्या बन गए भी हमारे पास 25 × 820। तो यहाँ से इसको सोल्व करके हमने सिर्फ पॉजिटिव आंसर भी यूज़ करना है, ठीक है भी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना तो आपको आता ही होगा। तो अभी यहाँ से हमारे पास आंसर आ चुका है कि x इज़ इक्वल्स टू दी 20 किलोमीटर पर आवर, इसकी जो स्टार्टिंग में स्पीड थी, ठीक है। स्पीड हमेशा पॉजिटिव होती है, तो हमने सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही यहाँ से यूज़ करनी है। क्लियर है अभी? तो ऐसे आप लोग स्टेटमेंट से पहले इक्वेशन बनाएं, फिर उस इक्वेशन को आप लोगों ने सोल्व आउट कर देना है। ऐसे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो आपका 6th चैप्टर है उसमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं। फिर आता है अभी हमारा रेशो प्रपोर्शन में से भी 2 छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। आप लोगों ने अच्छे से इनको अंडरस्टैंड करना है और इसकी जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स होंगी भी उनको भी ज़रूर सोल्व आउट करना। तो पहला पार्ट इसका सोल्व करते हैं। सो भी यूजिंग दी प्रॉपर्टीज़ ऑफ द प्रपोर्शन हमें इसको सोल्व आउट करना था, इस इक्वेशन को। तो हमने क्या किया अभी देखो, यहाँ पर सेम क्या है
कि ऊपर में एक टर्म और नीचे वाला पूरा डिनोमिनेटर एक सा है, ठीक है। तो ऐसे केस में कि जब डिनोमिनेटर ओनली ए सिंगल टर्म हो, या फिर जैसे यहाँ पर है 2x+5 वगैरह, और ऊपर वही सेम पार्ट यूज़ हो रहा है, तो हम लोग अप्लाई करेंगे भी डिविडेंडो, ठीक है। डिविडेंडो क्या होता है कि अगर a/b = c/d है तो हम डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर्स में से माइनस करके भी रेशो में लिख सकते हैं, यानी कि a - b/b और c - d/d ऐसा भी यूज़ किया जा सकता है। तो वही सेम रूल हमने यहाँ पर अप्लाई किया डिविडेंडो, डिवाइड वाली टर्म ऐसे ही रहेगी, ठीक है, ऊपर से जाकर ये माइनस हो जाएगी। ओके, अब इसकी ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, ब्रैकेट्स ओपन होंगी तो ये 3x के साथ 3x कैंसिल और ये 5 के साथ 5 कैंसिल, ऐसे ही दूसरी तरफ ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। अब यहाँ से x² के साथ भी x² भी हो जाएगा हमारा कैंसिल, बिकॉज x इज़ नॉट इक्वल टू 0 हमें दिया गया है स्टेटमेंट में। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप लोग इजीली x की वैल्यू सोल्व आउट ये कर सकते हैं, x इज़ इक्वल टू 5 आ जाएगा। क्लियर है अभी? अब इसी का ही जो सेकंड पार्ट है अभी, उसमें क्या है कि ABC आर इन दी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है कि a/b इज इक्वल टू b/c होगा। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा, b² इज इक्वल टू दी AC। अब हम इसको अपनी इक्वेशन में यूज़ करते हैं, b² की जगह पर पुट कर देते हैं अभी हम लोग AC, ठीक है। और फिर क्या होगा, ऐसे ही हमने ऊपर भी यूज़ कर लिया b² की जगह पर AC, ठीक है भी। अब ऊपर वाली सभी टर्म्स में से भी a आ जाएगी कॉमन, और नीचे वाली सभी टर्म्स में से c आ जाएगी हमारी a कॉमन, ठीक है। अब ये दोनों सेम टाइप की ब्रैकेट्स बनी हैं, इन दोनों को हम लोग माइनस कर देते हैं तो आंसर आ गया a/c। तो सिंपली हमें ये यूज़ करना था कि b² इज इक्वल टू दी AC। सो भी इसके बाद हमारे पास प्रॉब्लम फ्रॉम दी रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम। तो हमें x - 2 इज़ ए फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल बताया गया है। अगर ये इसका फैक्टर है तो हम लोग यहाँ से x की वैल्यू जो आएगी 2, तो 2 इसमें हम लोग यूज़ करके k की वैल्यू को ईजिली सोल्व आउट कर सकते हैं। और फिर हमें करना है भी इसको फैक्टराइज, यानी कि आपको इसको डिवाइड करना होगा। तो डिवाइड करके आपके पास जो आंसर बचेगा उससे हम इसके फैक्टर बना देंगे। तो हमने वही किया, अभी पहले x की वैल्यू इसमें 2 पुट कर दी, ठीक है। तो आपने 2 ही क्यों पुट की, उसने दिया था कि x - 2 इज़ ए फैक्टर, इसको हम लोग इक्वल टू 0 करेंगे तो वहाँ से x की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो वो यहाँ पर एक सिंपल सी भी इसकी कैलकुलेशन बनेगी। तो यहाँ पर बचा भी 2k, तो हमने यहाँ से k की वैल्यू सोल्व कर ली, दैट इज़ दी 7, ठीक है। अब हमें भी x - 2 के साथ अपनी पूरी इस क्यूबिक पोलिनोमियल को डिवाइड करना है, लॉन्ग डिवीज़न करनी है। अब इसके रूल्स क्या होते हैं कि हमें चाहिए भी 2x³। तो 2x³ यहाँ पर बनाने के लिए भी हम लोग x को किस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, दैट इज़ दी 2x², ठीक है। अब इसको 2x² के साथ मल्टीप्लाई हुई तो ये बना भी 2x³, फिर 2x² को 2 के साथ मल्टीप्लाई हुई तो भी वो बना 4x²। अब इसको माइनस करना है अभी, तो इन टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे, ये बना माइनस का और ये बना प्लस का, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए। और यहाँ पर क्या बचा अभी, -7 + 4, तो ये बच जाएगा -3x²। साथ में ऊपर से भी 7x आएगा, तो ये बचा भी 7x। अब हमें फिर से -3x² बनाना है, तो हम लोग भी x को किस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करें, दैट इज़ दी -3x, ठीक है। x को -3x के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये वो बन जाएगा अभी -3x²। तो -3x को साथ वाली टर्म के साथ यानी कि -2 के साथ मल्टीप्लाई हुई तो वो बन गया अभी हमारा +6x। साइन अपोजिट हुए, ये दोनों कैंसिल हो गए। 7 - 6 क्या बचा अभी, ओनली x, ऊपर से आया अभी हमारा 2, ये बच गया अभी x - 2। अब ये तो सेम आ गया, इसके साथ की टर्म ही है सिमिलर, तो ये हमारा 1 पर ही चला जाएगा, तो 1 पर जाएगा तो 0 रिमाइंडर। तो ये भी डिवाइड करके बच गया 2x² - 3x + 1। इसका मतलब भी px के 2 पार्ट हो चुके हैं ये, ठीक है, ये दोनों। अब इसे स्क्वायर वाली क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की हमने स्प्लिटिंग कर लेनी है, मल्टीप्लाई करके हमें भी 2 × 1 2 चाहिए, ये बच गया अभी 2x और x, ये दोनों इसके पार्ट्स होंगे स्प्लिटिंग करके। अब यहाँ से हमारे पास भी फैक्टर बन जाएंगे, ये 3 फैक्टर बन जाएंगे। क्लियर है अभी? तो भी यहाँ पर मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको बेसिक कैलकुलेशन, स्प्लिटिंग मेथड वगैरह,
फैक्टर बनाने, इतना काम तो ज़रूर आता ही होगा। तो मैं आपको बेसिक जो रूल है वो नहीं एक्सप्लेन करूँगा, तो सम में क्या यूज़ करना है वो आपको अच्छे से ज़रूर एक्सप्लेन किया जाएगा। क्लियर है अभी? तो आगे चलते हैं। अभी मैट्रिक्स में से भी 2 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, छोटे छोटे हैं दोनों क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन में भी ए मैट्रिक्स दी गई है, हमें ए का स्क्वायर सोल्व करना है, फिर ए स्क्वायर को हमने पी ए के इक्वल कर कर पी की वैल्यू निकालनी है। और दूसरा हमारा सिंपल है, ए बी सी मैट्रिक्स दी गई है, हमें ए प्लस सी करना है, फिर ए प्लस सी को हमें बी के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर 5 भी करना है, फिर इस बी इंटू ए प्लस सी में से 5b को कर देना है माइनस। तो यानी कि ऊपरले पार्ट हो जाएंगे तो आगे के पार्ट्स भी सारे ईजिली होते रहेंगे। तो सिंपल है। अभी सबसे पहले हमारे पास थी भी ए मैट्रिक्स, तो हमें ए स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है, ये नहीं कि आपने एलिमेंट सभी का स्क्वायर कर देना, ऐसा नहीं। यानी कि ए को ए के साथ हमने मल्टीप्लाई करनी है, मैट्रिक्स मल्टीप्लाइकेशन करनी है। उसको कैसे करना है वो अब आप लोगों ने ध्यान से देखना है। पहली मैट्रिक्स की रो को यूज़ करेंगे और सेकंड मैट्रिक्स का भी हम यहाँ से कॉलम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो पहले एलिमेंट को पहले के साथ मल्टीप्लाई 4 इंटू 4 और दूसरे यानी कि -4 को -4 के साथ। अब 4 इंटू 4 बचा भी हमारा 16, -4 इंटू -4 भी क्या बचा 16। सिमिलरली रो यही रहेगी, फिर हमारा सेकंड कॉलम आ जाएगा। ठीक है, 4 इंटू हम लोग करेंगे भी इस बार -4 -16, -4 इंटू 4 करेंगे तो ये भी -16। तो सिमिलरली हमने सेकंड रो के साथ जब ऐसा ही करना है तो हम लोग सेकंड रो में यहाँ पर आ जाएंगे, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। सिंपल है। ठीक है। अभी अब हमें ए स्क्वायर को पी ए के इक्वल करना है। जो भी हम लोग ऐसे कोई किसी कांस्टेंट या स्केलर के साथ मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे वो सभी एलिमेंट के साथ अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो P सभी एलिमेंट के साथ अंदर जाके मल्टीप्लाई हो गया। किसी भी एक एलिमेंट के पेयर को भी, जो एलिमेंट टू एलिमेंट भी हम यहाँ पर इक्वेट करते हैं, जब दो मैट्रिक्स इक्वल होती हैं उनके सभी एलिमेंट टू एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। तो हमने 32 को 4P के साथ इक्वेट कर दिया, तो 4 जाकर डिवाइड हुआ तो P की वैल्यू 8 आ जाएगी। ठीक है। अभी ऐसी छोटी सी प्रॉब्लम है, सिंपल है। तो आपको यहाँ पर ए स्क्वायर कैसे सोल्व आउट करना है उसके बारे में आइडिया हो जाएगा। फिर अभी आगे हमारे पास ए मैट्रिक्स थी, जो हमारी सेकंड क्वेश्चन है, बी मैट्रिक्स थी, सी मैट्रिक्स है। सबसे पहले ए प्लस सी करना है, तो प्लस करने में क्या ध्यान रखना है अभी, एलिमेंट टू एलिमेंट भी यहाँ पर सोल्विंग होगी, जैसे कि 1 -5 के साथ, फिर सेकेंड एलिमेंट 2 विद दी 1। ठीक है, ऐसे ही 3 विद दी 7 और ऐसे ही लास्ट यानी कि 4 विद दी -4। ऐसे एलिमेंट टू एलिमेंट हम इसकी कैलकुलेशन करके आंसर लिख देंगे। अब ये ए प्लस सी का आंसर आ चुका है। अब सेकंड पार्ट था अभी बी इंटू ए प्लस सी करना है, तो ये हमारी बी मैट्रिक्स है, ये हमारा ए प्लस सी का ऊपर वाला आंसर है। अब सिमिलरली जैसे हमने अभी की थी भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, पहले की रो है और दूसरे का भी यहाँ पर कॉलम है। अगर आप ये अच्छे से खुद सोल्व कर लेते हैं तो आपको ईजिली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो भी ईजिली याद ज़रूर हो जाएगी। ठीक है, अभी दोनों सम में यूज़ हो रही हैं। तो ये हमारा पहला एलिमेंट आ गया, ऐसे ही हम लोग सेकंड कॉलम के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से दूसरा एलिमेंट आ जाएगा, ऐसे ही सेकंड रो के साथ ये दोनों एलिमेंट निकाल कर आपने आंसर निकाल देना है। फिर हमें सोल्व करना है अभी 5b, जो कि सिंपल है। अभी बी मैट्रिक्स को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। मैंने आपको अभी बताया था किसी भी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करनी है तो अंदर सभी एलिमेंट को उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो ये सभी को मल्टीप्लाई हो गई। अब इन दोनों को हमने करना है अभी माइनस। सो b इंटू ए प्लस सी का आंसर तो हमारे पास था ही यहाँ पर, और 5b का आंसर भी है। दोनों के आंसर यहाँ पर हमने पुट करके, माइनस में भी सेम रूल है कि एलिमेंट टू एलिमेंट हमने प्लस माइनस करनी होती है। सो 2 माइनस हो जाएगा हमारा 10, सेकेंड एलिमेंट में से सेकेंड एलिमेंट हो जाएगा, ऐसे 1 बाय 1 सभी एलिमेंट को माइनस करके ये आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। ठीक है भी, तो ऐसे मैट्रिक्स में से भी सिंपल सी क्वेश्चंस आ जाते हैं। बाकी जो मैं आपको एक प्रैक्टिस फाइल प्रोवाइड करवाऊंगा उसमें से आपने ज़रूर प्रॉब्लम्स को भी सोल्व आउट करना है, तो आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके बाद है अभी एपी में से सम है, एपी जीपी के चैप्टर्स आएंगे। एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी हैज़ 3 एज इट्स फर्स्ट टर्म। द सम ऑफ द फर्स्ट 8 टर्म्स इज 2 टाइम्स द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स। फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। तो हमें डी सोल्व करना है अभी, कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पर सम का फार्मूला यूज़ हो रहा है, ए की वैल्यू हमें दी गई है, दैट इज़ दी ए 3। ठीक है, तो क्या होगा अभी, ए की वैल्यू दी गई है 3। उसने कहा था कि सम ऑफ द फर्स्ट 8 टर्म्स इज 2 टाइम्स द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स।
अब देखो भी यहाँ पर एस एन का फार्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल्स टू दी जितनी टर्म्स हैं यानी कि भी यहाँ पर n बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो क्या फार्मूला होता है अभी, सो n बाई टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये हमारा भी एस एन यानी कि सम ऑफ टर्म्स का फार्मूला रहता है। तो दोनों तरफ हमने भी फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है। अब इसकी हमने यह कैलकुलेशन करनी है। यहाँ पर 2 के साथ 2 कैंसिल, ये कैंसिल हुआ तो 4 बच गया, अंदर बचा है 6 और 7d, यहाँ पर अंदर बचा है भी 6 और 4d। ठीक है, अब दोनों ब्रैकेट्स को भी हम लोग यहाँ पर ओपन कर देंगे। d वाली टर्म्स को भी आप लोगों ने सेम साइड पर यूज़ कर लेना है, 28d माइनस 20d दैट इज़ 8d, और यहाँ पर आएगा भी हमारा 30 माइनस 24 दैट इज़ दी 6। तो यहाँ से हमारा डी का आंसर सिंपली आ जाएगा। ठीक है भी, तो ऐसे आप लोग एस एन वाले फार्मूले से डी के आंसर को ईजिली सोल्व आउट कर सकते हैं। क्लियर है, तो आगे चलते हैं। जीपी में से है भी एक प्रॉब्लम, तो आपको जीपी के फॉर्मूले भी रिवाइज हो जाएंगे। तो हमें दिया गया है कि 1701 इज़ दी nth टर्म ऑफ द जीपी। ठीक है, जीपी भी हमें दी गई है। तो जीपी में पहली टर्म 7 है, सेकंड 21 है, फिर 63 है, यानी कि आर अगर हम लोग सोल्व करेंगे तो वो बन जाएगा अभी सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय द फर्स्ट टर्म दैट इज़ दी 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ द एन एंड देन हमें सम ऑफ टर्म्स भी सोल्व करना है, यानी कि यहाँ पर आपके दोनों फार्मूले यानी कि ए एन और यहाँ पर सम का फार्मूला दोनों यूज़ हो जाएंगे। तो पहले ए की वैल्यू थी, आर हमने सोल्व कर लिया दैट इज़ दी 3। तो सबसे पहले भी ए एन उसने हमें दी है जो भी यहाँ पर nth टर्म है। तो nth टर्म का भी फार्मूला क्या होता है अभी, ए एन इज इक्वल टू ए इंटू आर रेज टू पावर n माइनस वन। ठीक है, तो ये फार्मूला भी आप लोगों ने नोट डाउन कर लेना है। अब a की हमने वैल्यू पुट की, r की वैल्यू पुट की, और ये हमें nth टर्म का आंसर दिया गया था। अब ये 7 उस तरफ जाएगा अभी डिवाइड होगा, तो इसको डिवाइड किया तो ये बच गया अभी 243। अब 243 को हम लोग इसी साइड पर जो है अभी हमारी बेस है जो है वो है अभी हमारा 3, तो हम लोग 243 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन बनाकर उसको 3 की पावर में ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये होता है अभी 3 रेज टू पावर 5, ये आप लोग खुद सोल्व करके देख सकते हैं। तो बेस इक्वल हैं तो पावर्स भी इक्वेट कर देंगे, n माइनस वन इज इक्वल्स टू दी 5। तो यहाँ से हमें n की वैल्यू मिल चुकी है अभी 6। ठीक है, इसके अलावा भी उसने हमसे यहाँ पर भी सम भी सोल्व करने के लिए कहा था कि सम ऑफ दी टर्म्स हमें सोल्व करना है। जीपी में भी सम का फार्मूला क्या होता है, दैट इज a इंटू आर रेज टू पावर n माइनस वन ओवर r माइनस वन। ठीक है, तो a की वैल्यू है अभी हमारी 7 और r की वैल्यू है अभी हमारी 3 माइनस वन, ओवर में भी 3 माइनस वन। नीचे वाली टर्म हमारी सोल्व हो जाएगी, ऊपर तो पावर जो है अभी वो ऐसे ही रहेगी, नीचे आ गया अभी 3 माइनस वन दैट इज़ दी 2। तो ये हमारा भी एस एन का आंसर ईजिली बन जाएगा 7/2 इंटू 3 रेज टू पावर n माइनस वन। इतना क्लियर है अभी, चलो सो आगे चलते हैं। अगर आपको n की कोई वैल्यू दी होती तो आप उसे यूज़ करके एग्जैक्ट आंसर भी सोल्व आउट कर सकते हैं। आगे है भी हमारा रिफ्लेक्शंस चैप्टर में से प्रॉब्लम। तो सिंपल सबसे इजी चैप्टर है, बट आपने एक बार प्रैक्टिस इसकी ज़रूर करनी है। रिफ्लेक्शंस के आपको रूल याद होने चाहिए कि अगर रिफ्लेक्शन हो रही है अभी इन दी जिस एक्सिस में हो रही है दूसरे की वैल्यू के हमें साइन चेंज करने हैं। अगर एक्स एक्सिस में हो रही है तो हमें वाई के साइन चेंज करने हैं, अगर वाई एक्सिस में हो रही है तो भी फिर हमें यहाँ पर एक्स के साइन को चेंज करना है। ओरिजिन में हो रही है तो दोनों के साइन ही हमें चेंज करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले भी हम लोग ए बी सी पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे और फिर आपने ये भी देखना है कि अगर आपको बताया गया है अभी 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, अगर आपका ग्राफ 2 सेंटीमीटर के बॉक्स वाला है तो आपने उसको 1 अज्यूम कर लेना है। अगर 1 सेंटीमीटर वाला है तो आपने 2 बॉक्सेस को 1 अज्यूम करना है। ठीक है, तो इसका आपने ग्राफ कुछ इस तरह से बनाना है। तो सबसे पहले हमने ए बी और सी पॉइंट्स को प्लॉट कर लेना है। तो ये हमारे भी ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट बन जाएंगे। ठीक है भी, रिफ्लेक्शन ऑफ ए बी ऑन दी एक्स एक्सिस, ए बी को एक्स एक्सिस पर रिफ्लेक्ट करेंगे। तो ए था भी हमारा 1 3, तो क्या बनेगी भी उसकी रिफ्लेक्शन 1 माइनस 3, वाई का साइन चेंज होगा। बी में भी सेम करेंगे 1 माइनस 2, तो ये हमारे भी यहाँ पर ई और डी पॉइंट्स बन जाएंगे, ई और डी पॉइंट, जो कि ए और बी की रिफ्लेक्शन इन दी यहाँ पर है भी एक्स एक्सिस
और यहाँ पर है हमारा वाई एक्सिस। इतना क्लियर है अभी, ठीक है। अब सिमिलरली हमें ए और बी की रिफ्लेक्शन करनी है अभी ओरिजिन में। ओरिजिन में जब इसकी बी की रिफ्लेक्शन करेंगे भी वो इस तरफ आ जाएगा जी, और ए की रिफ्लेक्शन करेंगे भी वो यहाँ पर एफ आ जाएगा, यानी कि दोनों के साइन ही हमें चेंज करने होंगे, ठीक है अभी। अब ए बी और सी की रिफ्लेक्शन करनी है अभी वाई एक्सिस में, यानी कि एक्स के साइन चेंज होंगे, ठीक है। एक्स वाली वैल्यूज़ के साइन हमने चेंज कर देने हैं। ए बी सी जो हमारे मेन पॉइंट है, यानी कि इस तरफ आएगी, ए की रिफ्लेक्शन भी यहाँ पर बन गई, बी की यहाँ पर बन गई, और ये जो सी पॉइंट था ऑन दी एक्सिस उसकी यहाँ पर बन गई, ठीक है अभी। अब ये ऐसे आप लोगों ने रिफ्लेक्शंस को शो करना है। अब इन सभी को आपने ज्वाइन करके जो शेप बनी है उसका नाम लिखना है। इनको ज्वाइन कर देंगे तो इस तरह से कुछ शेप बनेगी। इसका कुछ स्पेसिफिक नेम तो होगा नहीं, बट इसमें आप लोग साइड्स को गिन सकते हैं अगर कोई स्पेसिफिक नाम ना हो। टोटल कितनी साइड है अभी यहाँ पर 10, तो ये क्या बन जाएगा हमारा डेकागन, ठीक है। ये बन गया हमारा डेकागन। क्लियर है अभी। तो ऐसे आप लोग सिंपल रिफ्लेक्शन हमने कैसे एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में और भी यहाँ पर ओरिजिन में करनी है, ये आपने अच्छे से यहाँ से सीख लेना है। क्लियर है। तो आगे चलते हैं। आगे है अभी हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन एंड सेक्शन एंड मिड पॉइंट फार्मूला, दोनों में से जॉइंट प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो इसमें से हम लोग भी 2 क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। तो पहला है भी हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ पी इफ़ द लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एंड बाद में हमें इक्वेशन निकालनी है ऑफ द लाइन जो इस पॉइंट से और पैरेलल टू दिस इक्वेशन हो, उसकी हमें इक्वेशन सोल्व करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होगा, जो भी दोनों इक्वेशंस दी गई हैं हमें इक्वेशन में से स्लोप निकालनी है। अब देखो स्लोप हम लोग अगर 2 पॉइंट्स दी हों तो उनसे स्लोप निकाल सकते हैं y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 करके। अगर हमें एंगल दिया है तो हम लोग tan थीटा से स्लोप निकाल सकते हैं। अगर हमें इक्वेशन दी गई है तो स्लोप का फार्मूला क्या है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ y। कोफिशिएंट ऑफ x है अभी यहाँ पर 5 और कोफिशिएंट ऑफ y है अभी यहाँ पर -3। दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारा स्लोप का आंसर आ गया। सेकेंड इक्वेशन में से भी सिमिलरली आप लोगों ने स्लोप सोल्व कर लेनी है। सेम फार्मूला वो आ गई 6/p। इसको हमने मान लिया है अभी यहाँ पर m2 और इसकी स्लोप को हमने मान लिया है अभी यहाँ पर m1। अब दोनों लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो क्या रिलेशन होता है अभी, दैट इज़ m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू दी -1। अगर दोनों स्ट्रेट लाइन्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों तो ये उनकी स्लोप्स का आपस में रिलेशन रहता है, ठीक है। तो m1 का आंसर पुट किया, m2 का इज इक्वल टू -1, तो यहाँ से भी हमारी कैलकुलेशन होगी 2 इंटू 5 दैट इज़ दी 10। तो p बन गया अभी हमारा -10। अब p की वैल्यू इस इक्वेशन में यूज़ कर लेंगे, यहाँ पर ये वैल्यू बन जाएगी। और इसकी स्लोप हमने क्या निकाली थी भी 6/p, तो 6/p में p का आंसर पुट किया तो ये इसकी स्लोप भी आ गई कंप्लीट। अब देखो किसी भी लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए 2 चीज़ें मेन हैं। एक तो पॉइंट चाहिए जो उसने दिया है स्टेटमेंट में, इस पॉइंट से पास हो, और अगर 2 स्ट्रेट लाइन पैरेलल है तो स्लोप्स इक्वल रहती हैं। तो हमें इसके पैरेलल वाले की इक्वेशन निकालनी है तो इसकी स्लोप ही यूज़ करेंगे -3/5। अब फॉर्मूला क्या है अभी इक्वेशन का, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1। y और x ऐसे ही रहेंगे, x1 y1 ये जो हमारा पॉइंट है इसकी वैल्यूज़ को हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो x1 है अभी -2, y1 है -1, तो माइनस माइनस ये बन गया प्लस, और यहाँ पर भी बन गया प्लस, क्योंकि एक माइनस फार्मूले की थी, एक हमारे पॉइंट की खुद की ही माइनस थी यहाँ पर, तो इसलिए ये हमारा क्या बन जाएगा अभी, दोनों माइनस माइनस भी यहाँ से प्लस बन जाएगा, ठीक है। अब ये वैल्यूज़ लगाकर स्लोप की हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ से आपके पास भी कंप्लीट इक्वेशन बन जाएगी। सिंपल है अभी। तो ऐसे आप लोगों का इक्वेशन का फार्मूला, स्लोप कैसे निकालनी है, और अगर 2 लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो स्लोप में क्या रिलेशन है, पैरेलल है तो स्लोप इक्वल होगी, ये सभी कुछ एक ही प्रॉब्लम में क्लियर हो जाएगा। आगे है भी ये हमें एक डायग्राम बनाकर दी है, तो भी हमें इस डायग्राम में से कुछ चीज़ों को सोल्व आउट करना है। तो सबसे पहले तो ये है कि हमें ए और डी पॉइंट को बताना है कि ए पॉइंट क्या बनेगा अभी, दिस इज़ ऑन दी वाई एक्सिस, सो दिस इज़ 0,6, ठीक है। और ऐसे ही हमें डी पॉइंट बताना है, दिस इज़ ऑन दी एक्स एक्सिस -3,0, ठीक है। तो ये दोनों हमने पॉइंट यहाँ पर बता दिए हैं। फिर है हमें सेंट्रोइड निकालना है अभी ट्रायंगल ABC में का। हमने A, B और C पॉइंट शो किए,
सेंट्रोइड का फार्मूला होता है अभी सभी के x की वैल्यूज़ को ऐड कर दो, x1 प्लस x2 प्लस x3/3 और ऐसे ही y1 प्लस y2 प्लस y3/3। तो सभी x की वैल्यू 0 प्लस 4 माइनस 4 और ऐसे ही सभी y की वैल्यूज डिवाइड करेंगे इनको a3 के साथ, तो ये दोनों साइड ही 0 0 आ रहा है तो टोटल वैल्यू 0 0 ही बन जाएगी, यानी कि सेंट्रोइड हमारा यहाँ पर बनेगा भी ओरिजिन के ऊपर 0 0। क्लियर है अभी। अब हमें आगे क्या पूछा है कि इफ d डिवाइड्स द AC इन द रेशो k/1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अगर जो पॉइंट हमारा भी d था ये वाला, ठीक है, ये हमारी भी AC स्ट्रेट लाइन को डिवाइड करता हो इन द रेशो k/1, हमें क्या करना है भी A, D और C, ठीक है, इसको हमने सेपरेटली यहाँ पर शो कर दिया है। अब उसने उसने AC का रेशो कहा है तो हम A की साइड पर k/1 के साथ इसको यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर हमारा सेक्शन फार्मूला होता है कि जो यहाँ पर पॉइंट है इसकी x की वैल्यू जो है उसको सोल्व करने के लिए क्या होगा, k को इस साइड x की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई k इंटू -4, फिर 1 को इस साइड x की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई यानी कि 1 इंटू 0, ठीक है। तो ये ओवर में दोनों रेशो का हम यहाँ पर भी सम रखते हैं k+1, तो इसको आपने सिंप्लीफाई करना, x की वैल्यू हमारे पास d पॉइंट तो है ही -3, वो यहाँ पर यूज़ कर लेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप लोग k की वैल्यू ईजिली सोल्व आउट कर सकते हैं। अब हमें इक्वेशन सोल्व करनी है अभी BD की, ठीक है, B और D पॉइंट हमें भी यहाँ पर दिया है, हमने BD की इक्वेशन सोल्व आउट करनी है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा D पॉइंट है, B पॉइंट है, तो सबसे पहले 2 पॉइंट्स में से स्लोप कैसे निकालनी है ये उसका फार्मूला बन गया, ठीक है। अगर 2 पॉइंट दिए हों, ये दोनों पॉइंट हैं, D भी है B भी है, ठीक है, तो y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, तो हमने सभी की वैल्यूज़ लगा के सोल्व कर ली स्लोप। तो फिर से इक्वेशन का वही फार्मूला है अभी, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1। तो हमने x1 y1 D पॉइंट को ज्यूम किया था, तो हम लोग यहाँ पर D पॉइंट के को ही यूज़ करेंगे इक्वेशन बनाने के लिए। एक पॉइंट चाहिए होता है, दोनों में से आपने जो हमारा पहला पॉइंट है उसको यूज़ कर लेंगे। तो सिमिलरली सभी के आंसर पुट करके इक्वेशन हमारी बन जाएगी, ठीक है। तो ऐसे अगर आप लोग 2 ये वाले क्वेश्चन अच्छे से करते हैं तो सेक्शन फार्मूला, सेंट्रोइड का फार्मूला, इक्वेशन का फार्मूला, स्लोप के फार्मूले, सभी कुछ आपका यहीं से ही क्लियर हो जाएगा। तो एग्ज़ाम में जब ऐसे कोई पार्ट्स बनाकर प्रॉब्लम आती है तो आप लोगों ने कोशिश करनी है जितने पार्ट्स आते हैं एटलीस्ट उतने तो ज़रूर इसमें से सोल्व आउट करके आएँ। तो कई बार एक आधा बीच में से पार्ट डिफ़िकल्ट होता है, बट आपने बाकी के पार्ट्स को ज़रूर सोल्व आउट कर देना है। इसके बाद भी हमारी प्रॉब्लम है फ्रॉम द चैप्टर सिमिलैरिटी। तो सिमिलैरिटी यानी कि ज्योमेट्री की प्रॉब्लम्स आपने अच्छे से ध्यान से सुननी है। ज्योमेट्री में से मैं आपको भी कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन ही करवाने वाला हूँ। मोस्टली स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम रहती है ज्योमेट्री में, तो फॉर्मूला और मेथड को अच्छे से समझ लेना और इनकी प्रैक्टिस के लिए आपको कुछ और क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे, वो भी साथ में ज़रूर सोल्व आउट कर लेना। तो ये क्वेश्चन है, अभी हमें कुछ साइड्स दी गई हैं और हमें सबसे पहले भी प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABC इज़ सिमिलर टू ट्रायंगल AED। ABC है भी ये हमारी पूरी की पूरी ट्रायंगल, ठीक है, ABC, और AED है भी ये हमारी छोटी ट्रायंगल AED। हमें इन दोनों को सिमिलर करना है तो सिंपली हमें 2 एंगल देखने हैं, 2 एंगल्स चाहिए जो इक्वल बन जाएं, तो इसको सिमिलर प्रूफ किया जा सकता है ईजिली। अब हमने सबसे पहले क्या किया भी कि इसके जो 2 एंगल्स हैं वो देखते हैं। ये A एंगल है भी, ये दोनों में ही कॉमन एंगल है, तो ABC में इसका नाम आएगा भी BAC एंगल। जिस पॉइंट पर एंगल होता है उसको बीच में रखते हैं नाम लिखने के वक्त, और AED में आएगा भी DAE एंगल, तो ये दोनों में ही कॉमन एंगल हो गया। अब इसके बाद भी यहाँ पर ये एंगल है 90 डिग्री E वाला, और यहाँ पर B वाला एंगल है हमारा 90 डिग्री, तो एंगल ABC और एंगल AED दोनों ही 90 डिग्री है। तो 2 एंगल्स हो गए, तो इससे हम लोगों ने प्रूफ कर दिया कि ट्रायंगल ABC इज़ सिमिलर टू दी ट्रायंगल AED बाय AA रूल। अब देखो 2 एंगल्स के साथ क्यों हो जाता है, क्योंकि अगर 2 एंगल इक्वल हैं तो थर्ड ऑटोमेटिकली इक्वल बन ही जाएगा, तो इसलिए हम लोग सिर्फ 2 एंगल्स के साथ ही इसको प्रूफ कर देते हैं। क्लियर है। अब हमने पाइथागोरियन थ्योरम को अप्लाई किया है भी ट्रायंगल ABC की, क्योंकि हमें 2 साइड्स दी गई थी, ठीक है, हमने बेस निकालना था, तो यहाँ पर भी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर जो कि AC है,
राइट एंगल के ऑपोजिट वाली साइड होती है अभी हमारी हाइपोटेन्यूज, इज इक्वल टू दी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो इसमें से वैल्यूज पुट करेंगे तो हम लोग यहाँ से BC सोल्व कर लेंगे भी 15। ठीक है, अब हमें दिया गया, हमने खुद प्रूफ किया है कि ABC इज सिमिलर टू दी AED। तो इसका मतलब क्या होता है, तो कि हम इनकी सभी साइड्स का रेशो इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलर होने का मीनिंग क्या है कि साइड्स के रेशो इक्वल हैं। साइड के नाम कैसे लिखने हैं, यहाँ से AB, फिर यहाँ से AE, ठीक है, फिर BC यानी कि लास्ट वाले दोनों ED, फिर A और C, और यहाँ से A और D। ऐसे आपने सभी नेम लिखने हैं। जो जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पर आप लोगों ने यूज़ कर लेनी है। तो यहाँ से इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके AE की वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो आपकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके AD की वैल्यू आ जाएगी। तो आपने ऐसे AE ये वाली साइड 4 आ गई, और AD जो आपने यहाँ से निकाल दी भी, दैट इज़ दी 5। तो ऐसे आप लोग भी इसमें से सभी साइड्स को सोल्व आउट कर सकते हैं। अब इसके आगे भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है भी इसमें। उसने हमसे पूछा था कि जो, पहले मैं आपको स्टेटमेंट दिखाता हूँ, जिसका C पार्ट है वो भी इंटरेस्टिंग है। उसने कहा कि BCED रिप्रेजेंट्स ए प्लॉट ऑफ लैंड ऑन मैप। ये जो BCED एरिया है, दिस रिप्रेजेंट्स ए प्लॉट ऑन लैंड, प्लॉट ऑफ लैंड ऑन ए मैप हुज एक्चुअल एरिया ऑन द ग्राउंड इज 576 मीटर स्क्वायर। एक्चुअल एरिया है, तो हमें स्केल फैक्टर निकालना है। मैप की स्केलिंग किस फैक्टर के साथ की होगी, तो यानी कि हमें पहले BCED का इस ट्रायंगल में से एरिया सोल्व करना होगा, फिर हम आगे स्केल फैक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर भी इजी है क्योंकि हमें राइट एंगल ट्रायंगल दी गई है, तो एरिया निकालना हमारे लिए डिफ़िकल्ट नहीं रहा। तो हमने हाफ इंटू बेस इंटू हाइट पहले AED पर लगाया। ठीक है, ये दोनों उसकी साइड्स हमारे पास आ चुकी थी। ठीक है, तो ये बना बेस और ये बनी भी इसका ए परपेंडिकुलर 4 और 3। तो इस पर वैल्यू लगाई तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। फिर हमने ABC के ऊपर लगाया, इसका बेस था भी हमारा 15 और इसका परपेंडिकुलर है भी हमारा ये यहाँ पर 20। तो इस पर लगाया तो यहाँ से हमारे पास भी 150 आ गया। अब देखो भी ABC पूरे में से AED के एरिया को अगर हम लोग माइनस कर दें तो हमारे पास BCED का एरिया आ जाएगा। क्लियर है, तो BCED का डायग्राम के ऊपर, मैप के ऊपर एरिया कितना है अभी 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो एरिया के केस में स्केल फैक्टर का स्क्वायर होता है, तो ऊपर क्या रखते हैं भी एरिया ऑफ द मॉडल, यानी कि जो उसका मैप पर एरिया है, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो उसका भी यहाँ पर एक्चुअल में एरिया है। अब एक्चुअल एरिया दिया गया है भी 576 मीटर स्क्वायर, और हमारा है भी 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर को सेंटीमीटर में करने के लिए हम 100 और 100 यानी कि 2 बार 100 आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर है। इसकी अगर आप लोग भी यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो ये बच जाएगा। अब इस तरफ था अभी स्केल फैक्टर का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट होगा तो 4 का 2 बचेगा और 100 में से एक 100 आएगा। तो ओवरऑल हमारे पास स्केल फैक्टर क्या बन गया अभी 1/200। ठीक है, तो इस स्केल के साथ हमने मैप को यहाँ पर ड्रॉ किया है, 200 टाइम्स स्मॉलर बनाया गया है मैप। क्लियर है अभी, तो ऐसे आप लोग ईजिली इसको सोल्व आउट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अभी हमारा जो है अभी यहाँ पर सम, जो कि मिक्स आ जाता है सिमिलैरिटी और सर्कल के रूल्स में से। ठीक है, तो ये उसने दो कोड्स को भी यहाँ पर इंटरसेक्ट किया है एट द पॉइंट P। कुछ साइड्स हमें यहाँ पर दी गई हैं। सबसे पहले प्रूफ करना है APB इज सिमिलर टू CPD। सेम रूल अब हम लोग यहाँ पर भी फॉलो करेंगे कि दो एंगल्स हमें ढूंढने हैं जो दोनों इक्वल हो जाएं, तो ये प्रूफ हो जाएगा। अब देखो एंगल सबसे पहले आएगा अभी A एंगल और C एंगल, ये दोनों इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं, क्योंकि BD आर्क है भी। ठीक है, अब BD आर्क A पर जितना एंगल बनाएगी उतना ही वो C पर बनाएगी, क्योंकि आर्क सर्कल के ऊपर हर जगह सेम एंगल बनाती है। एंगल इन दी सेम सेगमेंट की प्रॉपर्टी है। आपने स्टार्टिंग पॉइंट चेक करने हैं कि एंगल के सर्कल पर स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि आर्क का क्या नाम है। तो BD आर्क दोनों तरफ आ रही है, एक तरफ एंगल है भी BAD और दूसरी तरफ एंगल है भी BCD। सो ये हो गए भी एंगल्स इन दी सेम सेगमेंट, सर्कल की प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है। और दूसरा है भी ये एंगल हमारा इक्वल हो जाएगा, ये तो इजी है, दिस इज़ दी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो जाएगा, दोनों के नाम लिख लेना, दो एंगल हो गए, तो यहाँ से प्रूफ हो गया। फिर हम लोग रेशो लिख लेते हैं साइड्स के, जैसे हमने पिछले सम में किया है, AP/CP, PB/PD और AB/CD। ठीक है, अब
इनके आंसर पुट कर देते हैं जो भी साइड्स हमारे पास हैं। अब उसने सी डी का आंसर सोल्व करना है तो हम सिर्फ इसी पेयर को सोल्व करेंगे, इसको यहाँ से हटा दें, इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, एक बार हमने ज़रूर सभी के रेशो शो कर देने हैं सो दैट हम जो चाहिए होगा वो आगे यूज़ कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सी डी का आंसर ईजिली बन जाएगा। क्लियर है अभी? चलो आगे अब क्या है, उसने पूछा कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल एपीबी रेशो एरिया ऑफ ट्रायंगल सीपीडी निकालना है। यानी कि जिन दोनों ट्रायंगल्स को आप लोगों ने सिमिलर प्रूफ किया है उन्हीं का ही भी हमने एरिया का रेशो निकालना है। अब इसके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट एक रिजल्ट लगता है कि अगर ट्रायंगल्स सिमिलर हैं तो उनके एरियाज़ का रेशो उनकी कोरेस्पोंडिंग साइड के स्क्वायर के रेशो के इक्वल होता है। तो हम लोग पी बी स्क्वायर बाई पी डी स्क्वायर कर सकते हैं, कोई भी दो साइड्स ले लें जो आपके पास हों। पी बी और पी डी की वैल्यू हमें दी गई है तो पी बी की वैल्यू लगाई हमने 3, पी डी की वैल्यू लगाई 2, दोनों का स्क्वायर किया तो ये हमारे पास आंसर बन जाएगा। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला आपके लिए हो गया। और सिमिलर कैसे प्रूफ करते हैं ये भी आपको पता चल गया, एंगल इन सेम सेगमेंट क्या होते हैं वो भी आपको यहाँ से पता चल जाएगा। क्लियर है अभी? चलो तो आगे है भी ऐसे ही सर्कल एंड जो हमारा भी चैप्टर है उसी में से एक और प्रॉब्लम है। ठीक है, सर्कल में से ही तो भी यहाँ पर है कि ए सी इज़ ए डायमीटर ऑन दिस सर्कल, सेंटर वगैरह दिया गया है, एंगल दिए गए हैं कुछ। पहले बी ई सी एंगल निकालना है, फिर बी सी डी, फिर सी ई डी। ठीक है, बी ई सी एंगल ये हो गया और बी सी डी एंगल ये वाला भी सारा एंगल हो गया और फिर सी ई डी एंगल यानी कि सी ई डी एंगल हमारा ये वाला एंगल हो गया। ठीक है, ये हमें भी 3 एंगल यहाँ से सोल्व आउट करने हैं तो इसको सोल्व करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले भी इन दोनों का लीनियर पेयर बनाते हैं। ठीक है, ये अगर 80 है तो ये कितना बन जाएगा अभी 100। ठीक है, ये हो गया। लीनियर पेयर क्या होता है अभी, सम ऑफ 2 एंगल्स ऑन द सेम लाइन इज 180। अब देखो भी बी सी आर्क है, बी सी आर्क सेंटर पर एंगल बना रही है दैट इज़ दी 100 और वो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पर कितना बनाएगी, उससे हाफ एंगल 50। तो ये आपका भी एक सर्कल का इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि सेम आर्क सेंटर पर जितना एंगल बनाती है सर्कल के ऊपर उससे हाफ एंगल बनाएगी। तो ये आ गया अभी आपका 50। ठीक है, तो ऐसे आपके सभी इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ पर भी होने वाले हैं। फिर अब देखो अगर ये वाला एंगल 50 है और ये दोनों स्ट्रेट लाइंस भी आपस में है ये पैरेलल, तो ये भी एंगल भी आपका 50 होगा क्योंकि ये दोनों क्या बन रहे हैं भी, दीज टू आर दी वी मतलब अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है भी, हो गया इतना क्लियर। अब आते हैं भी ए सी बी एंगल पर। ठीक है, ए सी बी एंगल। अब ये वाली आर्क को हम लोग चेक करते हैं, मैं बाकी का भी यहाँ से इरेज कर देता हूँ सो दैट आप लोगों को एक कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, तो अब देखो भी ए बी आर्क को देखो, ए बी आर्क सेंटर पर एंगल बना रही है अभी दैट इज़ दी बी 80 डिग्री और सर्कल पर जाकर सी पॉइंट पर फिर वो 80 से हाफ कितना बनाएगी 40। ठीक है, तो ये हमारा बन गया अभी यहाँ पर 40। इतना क्लियर है। अब देखो बी सी डी एंगल अब आपके सामने है, कितना बन जाएगा अभी 50 + 20 + 40 सभी को भी हमने प्लस करके बी सी डी एंगल आ गया हमारा 110। क्लियर है अभी, सिंपल हो गया। अब इसी से ही हम लोग भी आगे सोल्व आउट करेंगे कि बी सी डी के सामने ये पूरा ई वाला एंगल है। ठीक है, और बी सी डी प्लस बी ई डी ये दोनों क्या है भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, जो क्वाड्रिलेटरल सर्कल के बीच बनता है ऑपोजिट एंगल्स का सम होता है भी 180 डिग्री। ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की, ये भी आपने याद रख लेनी है। ठीक है, अब बी ई डी ये जो एंगल है इसके 2 पार्ट थे भी, एक था ये सी ई डी और दूसरा था भी ये 50 डिग्री। तो ये हमने यूज़ कर दिए और बी सी डी का आंसर पुट कर दिया, तो यहाँ से हम लोग सी ई डी को सोल्व आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास भी सी ई डी भी आ गया। ठीक है, ऐसे आपने 1 बाय 1 सभी एंगल्स को यहाँ से सोल्व आउट कर लेना है। इतना क्लियर है अभी?